आज की कहानी द टेमिंग ऑफ द श्रू, शेक्सपियर द्वारा। कैथरीन एक झगड़ालू औरत, पेंटुआ के एक अमीर आदमी बैप्टिस्टा की सबसे बड़ी बेटी थी। वो एक बेकाबू, गुस्सैल नेचर की और बहुत ही तेज जुबान वाली औरत थी, जो अपने शहर पेंडुआ में और किसी नाम से नहीं बल्कि झगड़ालू कैथरीन द श्रू के नाम से जानी जाती थी। ये लगता नहीं था, असल में असंभव सा था कि कोई भी जेंटलमैन इस औरत से शादी के लिए आगे आएगा। इसलिए बैप्टिस्टा को इस बात के लिए दोष दिया गया कि वो कैथरीन की बहन प्यारी बियांका के लिए आए हुए बढ़िया ऑफर को टालता है। वो बियांका के लिए आए लड़कों को बहाने से मना कर देते थे और कहते थे कि जैसे ही वे अपनी बड़ी बेटी की जिम्मेदारी को खत्म करेंगे, तभी अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचेंगे। पर एक बार ऐसा हुआ कि एक जेंटलमैन जिसका नाम पेट्रोकियो था, एक पत्नी की खोज में पेंडुआ शहर आया और कैथरीन के गुस्से के बारे में सुनकर भी पीछे नहीं हटा। और जब ये भी सुना कि वो अमीर और सुंदर थी, उसने उस झगड़ालू औरत से शादी करने का सोचा और उसे एक नरम दिल पत्नी में बदलने की ठान ली। असल में इस मुश्किल काम के लिए पेट्रोकियो के अलावा कोई भी लायक नहीं था जो कैथरीन की एनर्जी की बराबरी कर पाता। वो हंसमुख, खुश मिजाज और मजाकिया होने के साथ साथ समझदार और सही जजमेंट करने वाला आदमी था। उसे अच्छी तरह से पता था कि कैसे एक पेंशन और तेज से भरे हुए आदमी का दिखावा करना है, जबकि वो अंदर से शांत था और गुस्से के नाटक को देखकर वो खुद पर ही हंस सकता था, क्योंकि उसका अपना स्वभाव लापरवाह और सीधे साधे आदमी जैसा था। उसने उस माहौल के बारे में इमेजिन किया जब उसकी शादी कैथरीन से होगी। अपने फैसले को सही मानते हुए उसने सोचा कि गुस्सैल कैथरीन को हासिल करने के लिए उसे कैथरीन के तरीकों को ही अपनाना होगा। पेट्रोकियो कैथरीन के पास गया, पर उससे पहले वो बैप्टिस्टा के पास जाकर उनकी कोमल सी बेटी कैथरीन को शादी के लिए मनाने की इजाजत मांगी। हाँ, उसने जानबूझकर कैथरीन को कोमल कहा था और बड़े ही चतुराई से कहा कि वो वेरोना से इतनी दूर कैथरीन की अच्छी आदतों और नरम दिल स्वभाव के बारे में सुनकर उसका प्यार पाने आया है। कैथरीन के पिता बैप्टिस्टा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो, पर उनको पेट्रोकियो को सच बताना पड़ा कि कैथरीन उसके ऑफर को बुरी तरीके से ठुकरा देगी। जल्द ही उसके सामने कैथरीन के कोमल नेचर का भी नमूना आ ही जाएगा। जब कैथरीन के म्यूजिक टीचर भागते हुए कमरे से आए और शिकायत की कि कैथरीन ने उनका सर फोड़ दिया क्योंकि उसने उनके परफॉर्मेंस में कुछ गलतियां निकाल दी थी। इस बात को सुनते ही पेट्रोकियो ने कहा, ये तो बहादुर लड़की है और मुझे इससे और भी ज्यादा प्यार हो गया है। मुझे इससे बात करने का इंतजार है। पेट्रोकियो ने बैप्टिस्टा से कहा, मुझे अपने काम की जल्दी है और मैं रोज कैथरीन को मनाने नहीं आ सकता। आपको पता ही है कि मेरे पिता नहीं है और उन्होंने मुझे ही अपनी सारी जायदाद दी है। तो बताइए कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं, तो आप मुझे दहेज में क्या देंगे? बैप्टिस्टा ने सोचा कि उसका तरीका कुछ हद तक मुंहफट था, पर कैथरीन से शादी के ऑफर से खुश होकर उन्होंने कहा कि वे दहेज में 20,000 क्राउन देंगे और मरने के बाद उनकी आधी जायदाद भी। इसके बाद इस अजीब सी जोड़ी को इजाजत मिल गई और बैप्टिस्टा ने जाकर अपनी बेटी को इस बारे में बताया ताकि वो आकर पेट्रोकियो के ऑफर को सुने। पेट्रोकियो खुद को सेटल करते हुए सोच रहे थे कि कैसे उन्हें कैथरीन से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। उसने सोचा कि जब वो आएगी। तो मैं उसे अपनी बातों से लुभाऊंगा। अगर वो मुझे गलत कहेगी, तो मैं उसे कहूंगा कि वो एक कोयल की तरह गाती है। अगर वो मुझ पर गुस्सा करेगी, तो मैं कहूंगा कि वो ओस की बूंदों से भीगे गुलाब की तरह दिखती है। अगर वो मुझे कुछ नहीं बोलेगी, तो मैं उसके बात करने के तरीके की तारीफ करूंगा। और अगर उसने मुझे चले जाने को कहा, तो मैं उसे इस तरह से थैंक यू कहूंगा, जैसे उसने मुझे वहां रुकने के लिए कहा हो। फिर शाही तरीके से कैथरीन कमरे में अंदर आई। पेट्रोकियो ने उससे कहा। गुड मॉर्निंग कैट। मैंने सुना कि यही आपका नाम है। कैथरीन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने कहा, मेरे जानने वाले मुझे कैथरीन नाम से बुलाते हैं। पेट्रोकियो ने कहा, तुम झूठी हो, क्योंकि तुम्हारा नाम सिर्फ कैट ही है। सुंदर कैट, और कभी-कभी झगड़ालू कैट भी। लेकिन तुम इस पूरे शहर में सबसे सुंदर हो, और सब शहरों में तुम्हारी तारीफ सुनकर ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मनाने आया हूँ। यह कोडशिप बड़ा अजीब हो चला था। कैथरीन अपने गुस्से से जता रही थी कि उसको श्रू नाम सही में मिला है, जबकि पेट्रोकियो उसकी बातों को प्यार और विनम्र कहकर तारीफ करता रहा। जब उसने उसके पिता को वहां आते सुना, पेट्रोकियो ने जल्दी से कैथरीन के दिल जीतने के लिए कहा। प्यारी कैथरीन, हमें इन बेकार की बातों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे पिता ने हम दोनों की शादी के लिए इजाजत दे दी है, तुम्हारे दहेज के लिए भी मान गए हैं, और तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुमसे शादी करूंगा। जब बैप्टिस्टा कमरे में घुसे, पेट्रोकियो ने उनसे कहा कि उनकी बेटी उससे बड़े ही अच्छे से मिली और उसने अगले संडे तक शादी का वादा किया है। शादी की बात से कैथरीन ने इनकार किया और कहा कि शादी से बेहतर है कि वो संडे को पेट्रोकियो को फांसी से झूलते हुए देखना चाहेगी। कैथरीन ने अपने पिता को डांटा कि वो उसकी शादी पेट्रोकियो जैसे पागल और हिंसक आदमी से करवाने की सोच रहे हैं। पेट्रोकियो ने उसके पिता से कहा कि वो कैथरीन की बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि वो अपने पिता के सामने कबूलने में हिचकिचा रही है
पर जब वो दोनों अकेले थे उसे कैथरीन बहुत ही प्यारी लगी और उसने कैथरीन से कहा, कैट, मुझे अपना हाथ दे दो। मैं वेनिस शहर जाकर तुम्हारे लिए शादी के कीमती कपड़े लाऊंगा। शादी की दावत देंगे और शादी में आए मेहमानों को अलविदा कहेंगे। मैं अंगूठियां जरूर लाऊंगा और साथ ही महंगे कपड़े भी, जो मेरी कैथरीन को पसंद आएंगे। मुझे किस करो कैट, क्योंकि हम संडे को शादी करने वाले हैं। संडे को शादी में आए सारे मेहमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, पर पेट्रोकियो के पहुंचने तक उनको काफी इंतजार करना पड़ा। कैथरीन निराश होकर रो पड़ी और उसने सोचा कि पेट्रोकियो अभी तक उसका मजाक ही बना रहे थे। आखिर में पेट्रोकियो पहुंच ही गया, लेकिन वो अपने साथ कैथरीन से वादा किया हुआ कोई भी कीमती सामान नहीं लाया और ना ही उसने दूल्हे के कपड़े पहने, बल्कि अजीब अतरंगी कपड़े पहने हुए थे, जिससे लग रहा था कि वो इतने जरूरी काम का मजाक बनाने आया है। पेट्रोकियो के नौकर और घोड़े जिस पर वो चढ़कर आए थे वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। पेट्रोकियो को कपड़े बदलने के लिए कोई मना नहीं पाया। उसने कहा, कैथरीन को मुझसे शादी करना है, मेरे कपड़ों से नहीं। ये देखकर कि पेट्रोकियो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था, वे चर्च की तरफ चल पड़े। पर पेट्रोकियो अब भी पागल जैसा बना हुआ था। जब चर्च के फादर ने उससे पूछा कि क्या वो कैथरीन को अपनी बीवी मानते हैं, इस पर वो बहुत जोर से चिल्लाया, जिससे वहां सभी चकित हो गए। फादर के हाथ से किताब भी गिर गई थी और जैसे ही फादर किताब उठाने के लिए नीचे झुके, पागल दूल्हे ने उन्हें जोर से मारा, जिससे फादर और उनकी किताब दोनों ही नीचे गिर पड़े। पूरी शादी के दौरान पेट्रोकियो उनके पैरों को पटकता रहा और बकता ही रहा, जिससे कैथरीन जैसी औरत भी डर और घबरा गई थी। शादी की रस्म खत्म होने के बाद जब वे चर्च में ही थे, उसने वाइन मंगवाई और सबके हेल्थ के नाम पर पिया। फिर एक भरी हुई ग्लास के अंदर पड़ी सोप को चर्च में काम करने वाले ऑफिसर के मुंह पे दे मारा। इस अजीब से बर्ताव का जवाब देते हुए पेट्रोकियो ने कहा कि जिस तरह से ऑफिसर की दाढ़ी हिली, उसे लगा जैसे वो भूखा है और वो सौंप मांग रहा है। ये तो जाहिर था कि ऐसे पागलपन से भरी शादी पहले कभी नहीं हुई थी, पर पेट्रोकियो ने इस जंगलीपन को इसलिए अपनाया था क्योंकि ये उसका अपनी झगड़ालू बीवी कैथरीन को काबू करने की चाल थी। बैप्टिस्टा ने शादी की एक शानदार दावत दी थी, लेकिन जब वे सब चर्च से वापस आए, तब पेट्रोकियो ने कैथरीन को पकड़कर अपने इरादे की घोषणा करते हुए कहा कि वो अपनी बीवी को तुरंत घर ले जाना चाहता है। उसके ससुर बैप्टिस्टा ने कोई भी आपत्ति या रोक टोक या फिर कैथरीन के गुस्से से भरी बातें उसके इरादे को बदल नहीं सकती थी। अपने पति होने के अधिकार का दावा करते हुए वो अपनी पत्नी को अपनी इच्छा से ले जाना चाहता था और वो जल्दी जल्दी कैथरीन को लेकर चल पड़ा। उसकी अटलता और हिम्मत के कारण किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। पेट्रोकियो ने अपनी पत्नी को एक दुबले पतले बेचारे घोड़े पर चढ़ाया, जिसे उसने जानबूझकर इस काम के लिए चुना था। वो और उसका नौकर भी ढंग से सवारी नहीं कर पाए और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए सफर किया। जब कैथरीन का घोड़ा लड़खड़ा कर गिरा, तो पेट्रोकियो भागता हुआ जाता और बेचारे थके जानवर पर चिल्लाता, जिससे वो जानवर और भी अपने बोझ के नीचे ढहकर खुद को घसीटने लगता। ऐसा लगता मानो वो दुनिया का सबसे प्यार करने वाला पति है। काफी देर तक एक थका देने वाली लंबी सी यात्रा के बाद, जिसके दौरान कैथरीन ने बस पेट्रोकियो को अपने घोड़े और नौकर पर चिल्लाते हुए ही सुना था, अब वो पेट्रोकियो के घर पहुंच चुके थे। पेट्रोकियो ने कैथरीन का स्वागत किया, पर उसने ठाना कि उस रात कैथरीन को ना ही आराम मिलेगा और ना ही कोई खाना। वहां टेबल पर खाना परोसा गया, पर पेट्रोकियो ने उन सब में नुस्ख निकालते हुए नाटक किया, मीट को नीचे फेंका और अपने नौकरों से सब कुछ हटा देने के लिए कहा। उसने ये कहा कि ये सब उसने कैथरीन के प्यार में किया, क्योंकि उसे लगा कि कैथरीन इस तरह का बना हुआ मीट नहीं खा सकती जो अच्छे से नहीं बना हो। इसके बाद जब थकी हारी और भूखी कैथरीन आराम करने गई, तो पेट्रोकियो ने बिस्तर में भी नुक्स निकाल दिए। चद्दर और तकिए को कमरे में बिखेर दिया ताकि कैथरीन मजबूर होकर कुर्सी पर बैठ जाए। इस कुर्सी पर अगर कैथरीन सो भी जाती, तो पति पेट्रोकियो की ऊंची आवाज में चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उठ जाती। वो अपने नौकरों पर सही बिस्तर ना बनाने के कारण चिल्ला रहा था। अगले दिन भी पेट्रोकियो ने वही बात दोहराई। वो कैथरीन से प्यार से बात तो करता था, पर जैसे ही कैथरीन कुछ खाने की कोशिश करती, वो खाने में नुस्ख निकालकर उसे फिकवा देता। घमंडी कैथरीन ने ऐसे माहौल से मजबूर होकर नौकरों से चुपके से खाना लाने को कह दिया, पर नौकरों ने कहा कि मालिक ने उन्हें बिना पूछे कैथरीन को कुछ भी देने से मना किया है। ये सुनकर कैथरीन बोली, क्या उसने मुझे भूखा मारने के लिए शादी की है? मेरे पिता के घर में भिखारियों को भी खाना मिलता है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और यहाँ मैं खाने के लिए भूखी हूँ। ना सोने के कारण मेरा सिर चकरा रहा है क्योंकि मैं झगड़ों के कारण उठ जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया है, वो ये है कि वो कहता है कि ये सब वो मेरे प्यार में कर रहा है, जिसे अगर मैं खाना खा लूंगी और सो जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इसी दौरान पेट्रोकियो वहां आता है और ये साबित करने के लिए
कि वो उसे भूखा नहीं रखना चाहता, थोड़ा सा खाना खिला देता है और कहता है, प्यारी कैट, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। मैंने खुद तुम्हारे लिए मीट तैयार किया है। मुझे यकीन है कि मेरे इस काम को तुम धन्यवाद कहोगी। क्या हुआ? क्यों कुछ नहीं कह रही? अच्छा, तुम्हें मीट नहीं पसंद? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। ये कहते हुए उसने अपने नौकर को खाना वापस ले जाने को कहा। बहुत ज्यादा भूख ने कैथरीन के घमंड को कुछ कम कर दिया था और वो मनी मन गुस्से को दबाते हुए बोली, मैं हाथ छोड़ती हूँ, इस खाने को यहीं रहने दीजिए। पेट्रोकियो कैथरीन को और भी झुकाना चाहता था। उसने कहा, एक बेकार सर्विस को भी थैंक्स मिलता है, तो इस मीट को हाथ लगाने से पहले मुझे भी थैंक्स मिलना चाहिए। इसको सुनकर कैथरीन ने हिचकिचाते हुए कहा, थैंक यू सर। अब पेट्रोकियो ने उसे तंग करने के लिए ज्यादा देर खाने नहीं दिया और कहा, इस खाने को खाकर तुम्हारे कोमल से दिल को तसल्ली मिले कैट। जल्दी से खाओ, हमें तुम्हारे पिता के घर वापस जाना है। कीमती कपड़े और गहनों के साथ जश्न मनाएंगे। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि वो ये सारी चीजें कैथरीन को देना चाहता है, उसने एक टेलर और व्यापारी को बुलवाया जो अपने साथ कैथरीन के लिए मंगाए गए कुछ कपड़े लाए थे। इससे पहले कि कैथरीन अपनी सारी भूख मिटाती, पेट्रोकियो ने उसके हाथ से खाने की प्लेट ली और अपने नौकरों से वापस ले जाने के लिए कहा। उसने कहा, क्या तुमने खाना खा लिया? इसी बीच व्यापारी ने टोपी देते हुए कहा, ये रही आपके लिए खास बनाई गई टोपी। ये टोपी तो किसी छोटे से बर्तन में रखकर बनाई गई है और ये किसी छोटे अखरोट के छिलके से बड़ी नहीं है। जिसे सुनकर व्यापारी ने अपनी टोपी को वापस ले जाना चाहा। तभी कैथरीन बोली, मैं टोपी रख लूंगी, सारी अच्छी औरतें ऐसी टोपी पहनती है। तभी पेट्रोकियो बोला, तुम भी अच्छी बन जाओगी तो तुम्हें भी एक ऐसी ही टोपी मिलेगी, पर तब तक नहीं। उससे उसका जोश थोड़ा बढ़ गया था और उसने कहा, ऐसा क्यों सर? मुझे यकीन है कि मुझे बोलने की आजादी है और मैं बोलूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तुमसे बेहतर लोगों ने भी मुझे बात करते हुए सुना है और अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो अपने कान बंद कर लो। पेट्रोकियो इन कड़वी बातों को सुनना नहीं चाहता था क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो अपनी पत्नी को कैसे काबू कर सकता है, बजाय इसके कि वो उससे झगड़ा करे। इसलिए उसने कहा, तुम सही कह रही हो, ये वाकई में एक बेकार टोपी है। इसे तुमने पसंद नहीं किया, इस बात पर मुझे तुमसे प्यार है। कैथरीन ने कहा, तुम मुझसे प्यार करो ना करो, मैं तो कोई दूसरी नहीं, इसी टोपी को लूंगी। पेट्रोकियो ने उसकी बात को सुनकर भी नासमझ बनते हुए कहा। तुम तो अपना गाउन देखना चाहती थी। टेलर ने आगे बढ़कर एक बढ़िया सी गाउन दिखाई जो उसने खुद बनाई थी। पेट्रोकियो चाहता था कि उसकी पत्नी को ना गाउन मिले ना ही टोपी। वो जानबूझकर दोनों चीजों में खामियां निकालता रहा और कहा, हे भगवान, ये क्या चीज है? क्या तुम इसको गाउन की बाजू कहते हो? ये तो आधी लट्टू की तरह दिखता है। लगता है किसी ने एप्पल टार्ट की तरह इसके कुरेदा है। इस पर टेलर ने कहा, आप ही ने तो मुझे आजकल के फैशन के हिसाब से इस गाउन को बनाने के लिए कहा था। कैथरीन बोली, मैंने इससे बेहतर फैशन वाला गाउन कभी नहीं देखा। पेट्रियोकियो ने बस करते हुए मन में सोचा कि इन लोगों को उनके सामान के लिए पैसे मिलने चाहिए। वो ऐसा इसलिए भी चाहता था क्योंकि उसने उन लोगों से बड़े ही अजीब बहाने बनाए थे और उनके साथ अजीब बर्ताव भी किया था। वो गुस्सा दिखाते हुए और बुरा बोलते हुए उन दोनों का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। फिर पीछे मुड़कर उसने कैथरीन से कहा, मेरी कैट, चलो हम इन्हीं बेकार कपड़ों में तुम्हारे पिता के घर चलते हैं। और उसने घोड़े मंगवाए और ये पक्का कर लिया कि वो सब डिनर तक अपने ससुर बैप्टिस्टा के घर पहुंच जाएंगे। जब उसने वहां जाने का तय किया तब वो सुबह का वक्त नहीं, दोपहर का था। पेट्रोकियो की आदतों को बेहतर झेलते हुए कैथरीन ने नरमी से कहा, अभी दोपहर हो चुकी है और मैं आपके सामने हिम्मत करके दावा कर रही हूँ कि जब तक हम वहां देर रात पहुंचेंगे डिनर इस वक्त हो चुका होगा। पर पेट्रोकियो को तो चाहिए था कि उसके पिता के घर लेकर जाने से पहले कैथरीन चुपचाप रहती और वही करती जो वो कह रहा था, जैसे वो सूर्यदेव था जो समय को हुक्म दे सकता था। उसने कहा कि वो उसी समय जाएगा जब वो चाहेगा। पेट्रोकियो ने कहा, लेकिन मैं जो भी कहता हूँ तुम उसे मना कर देती हो। इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगा, पर मैं अब जब भी जाऊंगा उसी समय जाऊंगा जिस समय मैं कहूंगा। दूसरा दिन बीता जब तक कैथरीन ने किसी की बात मानने की मजबूरन प्रैक्टिस की, जब तक पेट्रोकियो कैथरीन के घमंड को नीचे नहीं लाया और जब वो किसी की बातों को काटना नहीं भूल गए। तभी पेट्रोकियो ने उसे उसके पिता के घर जाने दिया। इसलिए जब वे सवेरे के लिए निकले तो रास्ते से ही वापस लौटने का डर था क्योंकि कैथरीन कहती कि धूप बड़ी तेज है, जबकि पेट्रोकियो कहता कि दोपहर में ही चांद निकल आया है। पेट्रोकियो कहता है, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और तुम्हारे पिता के घर जाने से पहले अगर मैं कहता हूँ कि चांद होगा तो चांद ही निकला होगा, और सूरज कहूंगा तो सूरज। पेट्रोकियो ने ऐसा दिखाया जैसे वो वापस लौटना चाह रहा है। कैथरीन वो झगड़ालू नहीं रह गई थी, बल्कि एक आज्ञाकारी पत्नी बन चुकी थी। ने कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हम काफी दूर आ गए हैं। ये चाहे चांद हो या सूरज हो,
या जो भी तुम चाहो वो, या तुम चाहो तो इसे आइंदा से मोमबत्ती बुला सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे वही बुलाऊंगी। यही तो पेट्रोकियो ने साबित करने की ठानी थी, इसलिए वो फिर से बोला। मैं कह रहा हूँ कि ये चांद है। तो कैथरीन झट से बोली, हाँ मुझे भी पता है ये चांद ही है। पेट्रोकियो बोला, तुम झूठी हो, ये तो सूरज है। फिर तो ये सूरज ही है। कैथरीन ने जवाब दिया, ये सूरज नहीं है, अगर तुम कहते हो तो ये है। तुम जो नाम दोगे वही सही, और कैथरीन के लिए भी वही रहेगा, कैथरीन ने कहा। अब जबकि पेट्रोकियो ने सफर जारी रखने के लिए कैथरीन को काफी तरसाया था, पर यह देखने के लिए कि कैथरीन का ये नया मजाकिया अंदाज लंबा चलने वाला है कि नहीं, वो रास्ते में एक बूढ़े आदमी को इस तरह मिला जैसे वो एक जवान लड़की है, और बूढ़े से कहा, लड़की? ये कहते हुए उसने कैथरीन से पूछा कि क्या उसे कभी इतनी गोरी लड़की दिखी है। वो ऐसा उस बूढ़े आदमी के गोरे गालों की तारीफ करते हुए कह रहा था, और उसकी आंखों की तुलना उसने दो चमकते हुए तारों से की थी। और फिर बूढ़े से बोला, गोरी और प्यारी लड़की, गुड डे। पेट्रोकियो ने कैथरीन से कहा। प्यारी कैट, ये इतनी सुंदर है कि तुम्हें इसकी सुंदरता के लिए इसे अपनाना चाहिए। जब कैथरीन, जो पेट्रोकियो के आगे बिल्कुल हार चुकी थी, उसने फौरन अपने पति की बात मान ली और उस बूढ़े आदमी से बोली, सुंदर जवान लड़की, तुम बहुत ही गोरी और प्यारी हो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जैसी सुंदर बेटी को पाकर बहुत खुश होते होंगे। क्यों? अब क्या हुआ कैट? पेट्रोकियो ने कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तो एक आदमी है, बूढ़ा और झुर्रियों वाला, कमजोर और मुरझाया हुआ। ये लड़की नहीं है जैसा तुम कह रही हो। फिर वो बोली, इस तरह कैथरीन ने कहा, मुझे माफ कीजिए जेंटलमैन, मेरी आंखें तेज धूप के कारण चौंधिया गई हैं। मुझे सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है। आप मुझे अभी फादर जैसे दिख रहे हैं। आशा है आप मुझे इस गलती के लिए माफ करेंगे। जरूर कीजिए अच्छे दादाजी। पेट्रोकियो ने कहा। और ये बताओ कि आप किस तरफ जा रहे हैं? हमें खुशी होगी अगर हमें आपका साथ मिले, अगर आप हमारे तरफ ही जा रहे हो तो। बूढ़े जेंटलमैन ने कहा। ठीक है सर। और तुम खुश मिजाज लेडी, तुम्हारे साथ ये अजीब मुलाकात ने मुझे बड़ा हैरान किया है। मेरा नाम विंसेंशियो है और मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ, जो पैडुआ शहर में रहता है। तब पेट्रोकियो को पता चला कि ये बूढ़े जेंटलमैन लोसेंशियो, जिसकी शादी बैप्टिस्टा की छोटी बेटी बियांका से होने वाली थी, के पिता थे। पेट्रोकियो ने उस बूढ़े आदमी विसेंशियो को ये बताकर खुश कर दिया कि उनका बेटा एक दौलतमंद की बेटी से शादी करने वाला है, और वे सब खुशी खुशी बैप्टिस्टा के घर पहुंच गए। वह घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। लुसेंशियो और बियांका की शादी मनाने आए हुए लोग थे। बैप्टिस्टा ने कैथरीन की शादी के बाद बियांका की शादी के लिए खुशी से सहमति दी थी। जब वे अंदर गए तो बैप्टिस्टा ने उन्हें शादी की दावत में वेलकम किया। वहां एक और नई शादीशुदा जोड़ी थी, लुसेंशियो बियांका के पति, हॉर्सेंशियो, जो एक और नया शादीशुदा आदमी था। हॉर्सेंशियो मजाक कर रहा था, क्योंकि लगता था कि पेट्रोकियो की झगड़ालू पत्नी कैथरीन की तरफ इशारा था, और लगता था कि ये नए दूल्हे अपनी अपनी पत्नियों के अच्छे स्वभाव से बड़े ही खुश थे। वे पेट्रोकियो की पसंद का मजाक बना रहे थे। पेट्रोकियो ने उनके मजाक पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक सारी औरतें खाना खाकर आराम करने नहीं चली गई। फिर उसने देखा कि बैप्टिस्टा भी खुद वहां उस मजाक में शामिल होकर उसके खिलाफ हंस रहे थे। पेट्रोकियो ने दावा किया कि उसकी पत्नी उन सब की पत्नियों में सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है। इस पर कैथरीन के पिता बैप्टिस्टा ने कहा, दुख की बात यह है कि तुमने सबसे ज्यादा झगड़ालू लड़की से शादी की है। मैं कहता हूँ नहीं, ये सही नहीं है। पेट्रोकियो ने कहा। ये भरोसा दिलाने के लिए कि मेरी बात सच है, क्यों ना हम सब अपनी अपनी पत्नियों को बुलावा भेजें, और जिसकी पत्नी सबसे पहले आएगी वो ही शर्त को जीतेगा। इस शर्त को बाकी के दो पति मान गए, क्योंकि उनको भरोसा था कि उनकी पत्नी जिद्दी कैथरीन से ज्यादा आज्ञाकारी साबित होंगी। इसलिए उन्होंने 20 क्राउन की शर्त लगाई। इस पर पेट्रोकियो ने मस्ती में कहा कि इतने की शर्त तो मैं अपने बाज या फिर शिकारी कुत्ते के लिए लगाऊंगा, पर अपनी पत्नी के लिए तो मैं इससे 20 गुना ज्यादा क्राउन की शर्त रखता हूँ। लोसेंशियो और हर्सेंशियो ने 100 क्राउन की शर्त लगा ली, और सबसे पहले लोसेंशियो ने अपने नौकर से बियांका को बुलावा भेजा। नौकर वापस आकर बोला, सर, मालकिन ने कहलवाया है कि वे अभी बिजी हैं और नहीं आ सकती। इस पर पेट्रोकियो ने कहा। उसने कैसे कह दिया कि वो बिजी है और आ नहीं सकती? पत्नी के क्या ऐसे जवाब होते हैं? ये सुनकर सब पेट्रोकियो पर हंस पड़े और कहा कि अच्छा होगा अगर कहीं कैथरीन इससे भी बुरा बहाना ना बना ले। अब हर्सेंशियो की बारी थी अपनी पत्नी को बुलावा भेजने की। उसने अपने नौकर से कहा, जाओ, मेरी पत्नी को यहाँ आने का रिक्वेस्ट करो। ओहो, रिक्वेस्ट करो? पेट्रोकियो बोला। उसे आना ही पड़ेगा सर। हर्सेंशियो बोला। जब उसका नौकर उसकी पत्नी को लिए बिना ही वापस आया तो हर्सेंशियो हैरान रह गया और नौकर से पूछा,
मेरी पत्नी कहाँ है? नौकर ने कहा। मालकिन ने कहा कि आप अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं आ सकती। पेट्रोकियो ने कहा। ये तो बुरी बात है। जाओ, अपनी मालकिन से कहो कि मैंने यहाँ आने की आज्ञा दी है। इससे पहले कि वहां बैठे लोग सोच पाते कि कैथरीन वहां नहीं पहुंचेगी, बैप्टिस्टा बोल पड़े। ये रही कैथरीन। कैथरीन वहां पहुंचकर धीरे से पेट्रोकियो से बोली, आप क्या चाहते हैं सर? आपने क्यों बुलावा भेजा? पेट्रोकियो बोला। तुम्हारी बहन और होर्सेंशियो के पत्नी कहाँ है? कैथरीन ने जवाब दिया, वह आग के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। जाओ, उनको यहाँ ले आओ। पेट्रोकियो ने कहा। कैथरीन बिना कुछ बोले अपने पति की बात को मानकर वहां से चली गई। ये तो अजूबा है। लेसेंशियो ने कहा। हाँ, ये वाकई में अजूबा है। इस अजूबे का क्या भविष्य है? हर्सेंशियो ने कहा। इसका भविष्य खुशी और शांति है। पेट्रोकियो ने जवाब दिया। और प्यार है, शांत जिंदगी और सब कुछ अच्छा और खुशहाल है। कैथरीन के पिता अपनी बेटी के ऐसे सुधार को देखकर बहुत खुश हुए और कहा, पेट्रोकियो बेटा, तुमने ही ये शर्त जीती है और मैं भी 20,000 क्राउन दहेज में दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी और की ही बेटी है। वो ऐसे बदल गई है जैसे वो कभी नहीं थी। नहीं, पेट्रोकियो ने बोला। मैं शर्त जीतूंगा, पर पहले कैथरीन के और भी नए गुण और उसके आज्ञाकारी होने का सबूत दिखाना है। तभी कैथरीन वहां पर उन दो पत्नियों को लेकर पहुंची। पेट्रोकियो बोला, ये लो, तुम्हारी जिद्दी पत्नियों को कैदियों की तरह अपनी बातों से मनवा कर ले आई। कैथरीन, ये टोपी तुम्हारे लिए नहीं है। अपने इस बेकार सी टोपी को अपने पैरों के नीचे फेंक दो। पेट्रोकियो बोला। कैथरीन ने फौरन अपनी टोपी नीचे फेंक दी। हर्सेंशियो की पत्नी ने कहा, क्या आपको मुझे इस बेकार वजह से बुलाए बिना तसल्ली नहीं मिलती? बियांका ने भी कहा, क्या इस मूर्ख काम के लिए बुलाया था? इसको सुनकर बियांका के पति ने कहा, काश तुम्हारा भी मूर्ख काम होता। तुम्हारे इस काम के कारण मुझे हजारों क्राउन हारने पड़े। ये तो तुम्हारी और भी मूर्खता है, बियांका बोली। पेट्रोकियो ने कैथरीन से कहा, तुम इन सब जिद्दी औरतों को सिखाओ कि इनके अपने पतियों के लिए क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। और वहां बैठे सब लोगों को हैरान करने के लिए इस बदले हुए झगड़ालू औरत ने पत्नी होने की जिम्मेदारी जैसे कि आज्ञाकारी होने की बड़ी तारीफ की। उसने बिना जाने ही पेट्रोकियो की इच्छाओं को मानते हुए उसकी बड़ी प्रैक्टिस की थी। अब फिर से कैथरीन पेंडुआ में मशहूर हो गई थी, मगर पहले जैसे झगड़ालू यानी कैथरीन द श्रू की तरह नहीं, बल्कि पेंडुआ शहर की सबसे आज्ञाकारी और जिम्मेदार पत्नी कैथरीन के नाम से। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।